हेलो बच्चों। तो टाइप ऑफ रिलेशन का लास्ट वीडियो होगा जिसमें 2-4 क्वेश्चन बच चुके हैं। इसको हम आज इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। ठीक हो गया ना। एक्स वाई तल, ये आपके पास एक्स, ये वाई। ठीक हो गया। तो एक्स वाई तल इस वाले तल को कहेंगे। ठीक है ना। यानी कि अगर बोर्ड है तो इसको आप x मान लीजिए और इसको y। ठीक है। तो इस बोर्ड में रहने वाली जो भी लाइनें होंगी वो एक्स वाई तल। पहले एक क्वेश्चन था ना समतल में स्थित, उसी टाइप का ये भी है ना। इसने एक्स वाई तल कह दिया। अभी इसका मीनिंग भी एक प्लेन ही होगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है। हम इस बोर्ड को ही एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस प्लेन में रहने वाली जो भी लाइनें होंगी वो इस समुच्चय एल के अंदर रहेंगी। ठीक है। ये कहना चाह रहा है ना। इस क्वेश्चन में आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि हम दो ही चीज़ें तो देख रहे हैं कि समुच्चय क्या है और रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन हुए। ठीक हो गया। और एल में आर इज इक्वल टू ऑर्डर टपल L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। देखिए एल में जो रिलेशन आर है उसका एलिमेंट किस टाइप का होना चाहिए। आर का एलिमेंट कौन है, L1 L2। उसके साथ कंडीशन क्या है फिर, L1 समांतर L2। ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है ना, यदि और केवल यदि, कि अगर L1 L2 के समांतर है तो L1 L2 R में रह जाएगा, और L1 L2 R में रह रहा है तो L1 L2 के समांतर होगा। उल्टा सुल्टा दोनों कहते हैं। ठीक है ना। इसी को इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन कहते हैं, यदि और केवल यदि, है ना। डबल साइडेड एरो जिसको दिखाते हैं। आगे भी चल सकती है इक्वेशन, पीछे को भी आ सकती है इक्वेशन। ठीक हो गया। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक हो गया। तो हमें सेट मिल गया ना। एक्स वाई प्लेन जैसे बोर्ड माना, इसमें जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो सेट एल में रहेगा। और रिलेशन आर में कौन रहने वाली है, ऐसी दो लाइन है जो समांतर होंगी, है ना। इसमें बहुत सारी लाइन है, ये इस टाइप से बहुत सारी लाइनें हो सकती है ना। लेकिन रिलेशन में किन दो लाइनों का टप्पा रहेगा जो आपस में पैरेलल हो। ठीक हो गया। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है ना। आर एक तुल्यता संबंध है, ऐसा आपने सिद्ध करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले हो चुका है। ठीक है ना। मेरा मेन मकसद ये क्वेश्चन नहीं कराना था कि तुल्यता संबंध, ये तो हम पहले कर चुके हैं। समांतर वाला, परपेंडिकुलर वाला भी किया था हमने, एक समांतर वाला भी किया था। ठीक है। मेन है ये वाला क्वेश्चन। रेखा y इज इक्वल टू 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित रेखा क्या होगी फिर, देखो y इक्वल टू 2x+4 मान लीजिए इस प्लेन में ही था। ठीक है। अब इससे संबंधित रेखाएं, संबंध क्या है, समांतर होना। मीन्स इसके जितने भी समांतर है ना, इस मेन लाइन के जितने भी आप समांतर रेखाएं खींच सकते हो, असंख्य रेखाएं खींच सकते हो, है ना। इस लाइन के असंख्य समांतर रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है। उनका समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका थोड़ा 11th का टच है ना। अगर 11th का टच आप हट चुके हो तो यही आपके पास 11th चैप्टर, 12th में 11th चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है। वहाँ पर हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ अभी हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, है ना। थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ये कैसे होगा करके, लेकिन इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वो त्रिविमीय ज्यामिति जब हम करेंगे, आप 11th चैप्टर के शायद तब आएगा इसका जिक्र। ठीक है। अगर आपने 11th में सरल रेखा पढ़ा होगा, 10th चैप्टर या कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना, सरल रेखा वाला, तब आपको पता होगा कि इसके पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है। ठीक हो गया। फिलहाल उसकी बात नहीं, हम पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपको आता है क्योंकि हम इसको पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ फिर। एल आपके पास क्या है, एक्स वाई तल में स्थित समुच्चय है आर, L1 L2 अगर समांतर होंगे तो रिलेशन आर में आएगा। ठीक। आर एक तुल्यता संबंध है, आपने ये सिद्ध करना है। ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे आया, आप क्या लिखोगे, दिया गया समुच्चय L इज इक्वल टू एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। L इज इक्वल टू एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय लिखोगे। ठीक। रिलेशन R इज इक्वल टू ऑर्डर टपल L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल है L2 के, शॉर्ट में लिख दिया हमने, L1 पैरेलल है L2 के। ठीक। अब
स्वतुल्य संबंध आप चेक करेंगे इसमें। सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य के लिए एक मेंबर चाहिए, फिर मैं L1 मान लूंगा, माना L1 बिलोंगिंग टू L। ठीक हो गया। L में इस बोर्ड में रहने वाली सारी लाइनें थी, उनमें से एक मेंबर L1 ले लिया, मीन्स L1 क्या हो गया, इस बोर्ड में रहने वाला कोई लाइन है। ठीक, अब मुझे दिखाना होगा कि L1 L1 R में रह रहा है ना। L1 L1 R1 में रहने के लिए उसने पैरेलल होना पड़ेगा L1 के। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोई लाइन L1 है ना, अपनी ही पैरेलल तो होगी ना। L1 अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं, मैंने एक लाइन L1 ले ली, एक और दूसरी लाइन फिर से L1 ले रहा हूँ मैं, यानी यही तो लाइन होगी फिर वापस L1, कोई अलग से थोड़ी ना आएगी। L1 इस लाइन को कह रहे हो तो वही तो L1 होगी, दोबारा भी लोगे तो। अब देखो बिल्कुल दोनों लाइनें क्या आ गई, एक दूसरे के ऊपर, मीन्स अगर इसको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते को जाओगे तो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना। यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, ओवरलैप कर जाएंगी, फिर भी तो पैरेलल रहेंगी। ठीक है ना, यानी कि कोई भी लाइन अपने पैरेलल जरूर होती है। ठीक हो गया। तो आप एक रीजन लिख भी सकते हो कि चूंकि प्रत्येक लाइन स्वयं के समांतर होती है। ठीक हो गया, ऐसा लिखो। या सीधे सीधे अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस L1 पैरेलल टू L1, L1 L1 के पैरेलल तो होती है। ठीक है, इम्प्लाइज L1 L1, जो टपल L1 L1 ये बिलोंग कर जाएगा किस पे, रिलेशन R में। वही तो ना, दो लाइनें पैरेलल हो गई तो रिलेशन में आ जाएगा, रिलेशन में आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, उल्टा सुल्टा दोनों चलता है, तभी तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन कहते हैं इसको। L1 L2 बिलोंगिंग टू R इम्प्लाइज R क्या हो जाएगा फिर, स्वतुल्य संबंध। R स्वतुल्य संबंध है ना। फिर ऐसे ही सम्मित चेक करेंगे आप, सम्मित संबंध। इसके लिए दो मेंबर चाहिए, फिर आपको मैं L1 और L2 ले लेता हूँ। ठीक, माना L1 L2 बिलोंगिंग टू L। L में कौन क्या रह रहा था, बोर्ड में रहने वाले यानी कि XY प्लेन में रहने वाले लाइन है। L1 L2 LE में रह रहे मीन्स बोर्ड में रहने वाली कोई दो लाइन है। ठीक हो गया। मैं एक पेयर L से R से उठाता हूँ, ऑर्डर टपल L1 L2 बिलोंगिंग टू R। ठीक है ना, L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होता होगा, फिर पैरेलल कंडीशन थी ना, R में रहेगा तो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो R में रहेगा। ठीक, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा फिर यहाँ से, L1 पैरेलल टू L2। इनका रोल चेंज कर दूँ, L1 की जगह L2, L2 की जगह L1। देखो लाइन है L1, ये लाइन है L2, मैं ये कह रहा हूँ कि L1 L2 के पैरेलल है, या उल्टा कह रहा हूँ L2 L1 के पैरेलल है, बात तो एक ही है, दो लाइनें पैरेलल ना, तो उल्टा सुल्टा उनका रोल चेंज कर सकते हो। इसी को मैं लिख सकता हूँ फिर L2 पैरेलल टू L1, L2 L1 के पैरेलल है। अगर L2 L1 के पैरेलल है तो ऑर्डर टपल L2 L1 R में बिलोंग कर जाएगा ना, ऑर्डर टपल L2 L1 बिलोंगिंग टू R, यानी कि हमने रोल चेंज कर दिया, दोनों को उलट दिया, फिर भी R में रह रहा, मीन्स सम्मित हो गया। फिर इम्प्लाइज R सम्मित है। अब क्या चेक करेंगे, संक्रामक। अब आप चेक करोगे संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए तीन मेंबर चाहिए आपको, मैं मान लेता हूं L1 L2 L3 बिलोंगिंग टू L। ठीक, L1 L2 L3 L में रहते हैं और दो जोड़ी R से उठा लूंगा मैं। ठीक, तथा दो जोड़ी L1 L2 बिलोंगिंग टू R एंड L2 L3 बिलोंगिंग टू R। ठीक हो गया। इसका मीनिंग देखो, L1 L2 R में रह रहा है तो डेफिनेशन से पैरेलल होनी चाहिए, फिर L1 L2 नहीं, इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L2
एंड L2 L3 आर में रह रहा है, इसका मीनिंग L2 पैरेलल टू L3 होना चाहिए, तभी तो आर में रह पाएगा वो, है ना। अब देखिए एक लाइन है, ये देखिए L1 है जो कि L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, ये तो ना L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, ठीक है। इसका मीनिंग L1, ये L1 और L3 भी तो पैरेलल हो जाएंगी ना आपस में, L1 L3 भी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक हो गया। इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L3, L1 L3 के पैरेलल हो गया। इम्प्लाइज अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो इनका जो ऑर्डर टपल बनेगा, इनका जो ऑर्डर टपल बनेगा क्या, L1 L3, ये बिलोंग कर जाएगा ना आर में। अगर L1 L3 आर में बिलोंग कर गया, इम्प्लाइज आर क्या हो गया फिर, संक्रामक। इम्प्लाइज आर संक्रामक संबंध, आर संक्रामक संबंध, ठीक हो गया। स्वतुल्य संमित संक्रामक तीनों हो गया, तो अतः क्या लिखोगे आप, नीचे से उसी के आगे लिखना, अतः आर तुल्यता संबंध है, अतः आर तुल्यता संबंध है, ठीक। एक पार्ट तो हो गया। मेन मकसद मेरा ये क्वेश्चन नहीं कराना था, ये पहला पार्ट था, हम पहले भी कर चुके हैं पहला वाला क्वेश्चन, लेकिन इसका जो अगला भाग है ना, अगला भाग क्या है कि रेखा y = 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिएगा, ठीक। अगर आप कोई भी रेखा खींचते हो इस प्लेन में y = क्या कह रहे हैं 2x+4, ठीक है, y = 2x+4 कोई रेखा है, ठीक हो गया। देखिए आपने एक फॉर्म पढ़ा होगा ना, y = mx+c, अगर 11th में पढ़ा है, उसको स्लोप फॉर्मेट कहते हैं। रेखा की बहुत सारी, रेखा की इक्वेशन लिखने के ना बहुत सारे फॉर्म थे, इंटरसेप्ट फॉर्म था, जनरल फॉर्म था, है ना, ये इंटरसेप्ट फॉर्म था, ठीक है। इसमें जो स्लोप होता है ये m स्लोप कहलाता था, है ना, यानी कोई लाइन x एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप m कितना होता था, tan थीटा, ठीक है ना। इसका डिटेल अध्ययन हम त्रिविमीय ज्यामिति में करेंगे, ठीक हो गया। अभी हल्का टच आपको देना है ना, y = mx+c टाइप की लाइन आपको दे रखी है, ठीक हो गया। देखिए y = 2x+4 है, इसका जो स्लोप है वो कितना है 2, ठीक हो गया। तो जो आपको पैरेलल होगा ना, जो भी लाइन आपके पैरेलल होगी, ये या फिर यहाँ, है ना, इनके एंगल देखोगे ना, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, ये भी तो थीटा ही बनाएगा, उसी के जो पैरेलल है, ठीक है, उसके जो पैरेलल है वो भी तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ही बनाएगा। मीन्स इसके जितने भी आप पैरेलल लाइन लोगे, जितने भी पैरेलल लाइन लोगे, वो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए पैरेलल लाइन ले रहा हूँ मैं, एक पैरेलल लाइन होगी, दूसरी पैरेलल लाइन, तीसरी पैरेलल लाइन, चौथी पैरेलल लाइन, पांचवी पैरेलल लाइन, हर कोई देखो एंगल ना सेम एंगल पे झुकी होंगी। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एंगल अगर थीटा मानते हो तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, इसके पैरेलल है, ठीक, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, उसके पैरेलल है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तभी तो एंगल बनेगा, ठीक है। इन दो के बीच का एंगल को या इस और इसके बीच का एंगल को, बात तो एक ही होगी। वहाँ नहीं जाना है तो यहाँ पर आ सकते हो अभी, थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, ठीक है, या सीधे सीधे जहाँ पर कट कर रही है वहाँ पर ऐसे पैरेलल लाइन खींच के भी थीटा ही होगा, ठीक हो गया ना। यानी कि पैरेलल लाइन का मीनिंग हो गया कि स्लोप आपके पास सेम रहेगा, स्लोप आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ अंतर किसमें होता है, कांस्टेंट में आता है, ठीक है। सिर्फ अंतर कहाँ पर आएगा, कांस्टेंट। y = mx सेम रहता है, केवल अंतर आता है कांस्टेंट टर्म में, ठीक हो गया। यानी कि अगर आप इसको कह रहे हो y = ये कह रहे हो ना 2x+4 कह रहे हो, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास y =
2x प्लस 0, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये वाली लाइन हो सकती है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, एग्जैक्ट नहीं होंगी, अनुमान से कह रहा हूँ, ठीक हो गया, इस टाइप की हो सकती है, ठीक है। यानी जो मेन इक्वेशन इसने ये दे रखी थी ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, अदर जो पैरेलल इक्वेशन है क्या देखा फिर आपने, y और y बराबर 2x, y बराबर 2x, y बराबर 2x सब में कॉमन है, सिर्फ चेंज कहाँ पे आ रहा है, कांस्टेंट टर्म में, ठीक हो गया। तो इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी, है ना, जितनी भी लाइनें होंगी वो किस फॉर्मेट में होंगी फिर, y इज इक्वल टू 2x प्लस c कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, c की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे, पैरेलल लाइन बेहिसाब आपको मिलती जाएगी। अब फिक्स c नहीं रख सकते ना, फिक्स c क्यों नहीं रख सकते, हमें थोड़ी पता कि कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, एक ये लाइन है किसी कांस्टेंट के लिए जस्ट पैरेलल होगी, है ना, कांस्टेंट बढ़ाओगे तो ये पैरेलल आएगी, ठीक है ना, तो हम c की वैल्यू फिक्स नहीं बता सकते, ठीक हो गया, तभी तो सेट है ना। सेट होता ही क्या है, जितनी भी पॉसिबल आपके पास एलिमेंट आप बना सकते हो उन्हीं का तो कलेक्शन सेट होता है ना। तो इसलिए सी की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, उससे लाइन आएंगी, उनका कलेक्शन ही आपके पास हो अभी इस सेट होगा, जो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित रेखा कह रहा है, इस क्वेश्चन में संबंध क्या था, पैरेलल होना, इसलिए हम इस लाइन के पैरेलल सारी जो भी लाइनें होंगी वो उसका समुच्चय हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आप नीचे से आंसर में सीधे, ठीक है ना, अभी तो ये केवल हमने समझाया है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है नीचे से आपने कि क्योंकि y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर 2x प्लस c, है ना, c क्या होगा, कोई अचर होगा, जहां आप क्या लिखोगे, c इक्वल टू अचर, कोई कांस्टेंट होगा, ठीक हो गया। तो देखिए c की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे तो y इक्वल टू 2x आएगा, 1 रखोगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 आएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 3 स्टेप्स है ना, c की अलग अलग वैल्यू के लिए इसके पैरेलल लाइन मिलती रहेंगी, क्योंकि हमने 2x ना स्लोप क्या है इसका 2, इसका भी स्लोप हमने 2 रख दिया, तो सेम स्लोप मीन्स थीटा सेम आएगा, थीटा सेम आएगा मीन्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक हो गया। तो जो समुच्चय था इस लाइन से संबंधित रेखाओं का समुच्चय वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस सी, अतः अभीष्ट समुच्चय, अतः अभीष्ट मीन्स जो हमसे जो पूछा गया था, ठीक हो गया ना, जो निकालना था हमें, अतः अभीष्ट रेखाओं का समुच्चय, अभीष्ट रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस सी, ये आपके पास आंसर है, ठीक हो गया। इसमें हल की थ्योरी थी, अब है ना कार्तिक गुणन पढ़ा था हमने, कार्तिक गुणन, अब सेट अभी तक S ले रहे थे या L ले रहे थे सिंगल फॉर्मेट में, ठीक है ना, अब S क्रॉस S टाइप का सेट ले रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें जो रिलेशन होंगे उसको तुल्यता संबंध आपने इसी फॉर्मेट में दिखाना होगा, लेकिन उसमें मेंबर लेने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन उसके भी कर लेंगे। देखिए क्रमित युग्म से रिलेटेड, कार्तीय गुणन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन उठा लिया है, क्वेश्चन इसी टाइप का है जो अभी तक कर रहे थे, तुल्यता संबंध से रिलेटेड, लेकिन अब सेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए माना प्राकृत संख्याओं के क्रमित युग्म का समुच्चय n क्रॉस n है, क्रमित युग्म हमने सीखा था ना, नेचुरल नंबर क्या हो गए फिर, नेचुरल नंबर आपके पास पता होते हैं ना आपको, 1 2 3 4 अप टू 100, ये नेचुरल नंबर हुआ, ठीक है। n क्रॉस n का रखा है, यानी दूसरा भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू 100, ठीक है। तो जब आप n क्रॉस n करेंगे,
ठीक है। इसका पहला मेंबर सबके साथ जाएगा, यानी 1 1 1 2 1 3 अप टू सो ऑन ऐसे आते रहेंगे। फिर ये 2 वाला मेंबर सबके साथ पेयर देगा, 2 1 2 2 2 3, है ना, अप टू सो ऑन। ऐसे ही फिर 3 वाला मेंबर 3 1 3 2 3 3 अप टू सो ऑन इस टाइप से देगा। यहाँ का 4 वाला मेंबर 4 1 4 2 4 3 4 4 इस टाइप से देता रहेगा, ठीक है ना। अनगिनत आपके पास इस प्रकार से पेयर्स बनेंगे, सबको हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि जो n क्रॉस n का एलिमेंट होगा ना किस फॉर्मेट में होगा, कुछ कॉमा कुछ टाइप, यानी कि a कॉमा b टाइप, जहाँ a और b दोनों क्या बनेंगे, a और b, है ना। कहीं भी देखो a और b कैसे आएंगे, प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी, ठीक है ना। n क्रॉस n की है तो मीन्स जो पहला दूसरा टपल का मेंबर होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, नेचुरल नंबर से ही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको ये सिर्फ दिमाग में रखना है कि n क्रॉस n का जो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, टपल a कॉमा b टाइप का होगा, और उसमें भी जो a और b होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यानी कि अभी तक जो आप सेट S कह रहे थे ना, माना A बिलोंगिंग टू S इस टाइप से लिख रहे थे ना, अब यहाँ क्या लिखोगे, माना A कॉमा B बिलोंगिंग टू N क्रॉस N, ठीक हो गया ना, इस टाइप लिखोगे। अब देखिए जब हम A बिलोंगिंग टू S कह रहे थे तो A कॉमा A कह रहे थे, वहाँ रिलेशन में रहने के लिए क्या कह रहे थे, A कॉमा A बिलोंगिंग टू R होना चाहिए, इस टाइप का कह रहे थे ना। यहाँ क्या कहोगे, वहाँ तो सिंगल मेंबर क्या था, A था, तो कुछ उसी मेंबर का डबल, कुछ कॉमा कुछ टपल के रूप में ले लेते। अब इसका खुद का ही मेंबर टपल में है, ठीक है ना, खुद का ही मेंबर क्या है, टपल में है। तो जब इस रिलेशन को दिखाओगे तो आप क्या लिखोगे बताए, ए बी कॉमा ए कॉमा ए जहाँ लिख रहे थे ना, ए बी टपल ए बी कॉमा टपल ए बी, ये टपल बिलोंगिंग टू आर, है ना। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है ना। जैसे मैं ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर को क्या भी लिख दे रहा था वहाँ, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए भी लिख दे रहा था ना, इसी चीज़ को यहाँ भी मैं, है ना। ये थोड़ा सा ब्रैकेट के कारण घिचघिच सा लग रहा है, लिख सकते हो ऐसा लिखने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा सुटेबल लगे, है ना, ज़्यादा अच्छा लगे, उसके लिए मैं इसी चीज़ को, उसके लिए मैं इसी चीज़ को कैसे लिख दूंगा बताए, टपल ए बी कॉमा ए बी बिलोंगिंग टू आर, इसी चीज को मैं क्या लिख दूंगा, टपल ए बी रिलेटेड टू टपल सी डी, इस टाइप को लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो अच्छा लग रहा है ना, जो टपल ए बी है टपल सी डी से रिलेट होगा यदि और केवल यदि फिर कंडीशन की हो, ठीक है ना। देखो उसने भी ऐसे ही लिखा है, ठीक है ना, चाहता था वो इस फॉर्मेट में भी लिख सकता था ये, है ना। थोड़ा हॉच पॉच टाइप का लग रहा है ना, थोड़ा दिखने में अच्छा जैसा नहीं लग रहा, ब्रैकेट ब्रैकेट 2 बार आ जा रहे, उससे बढ़िया ये वाला सिंपल यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल रह रहा है, ठीक हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको, अगर दिक्कत हो भी गई तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक हो गया। हमने भूमिका तैयार कर ली है, इसको किस हिसाब से आपको सॉल्व करना है आपको शायद आइडिया आ भी गया होगा, ठीक हो गया। अब जो हम सिंगल एलिमेंट ए ले रहे थे उसकी जगह हम जो सिंगल एलिमेंट होगा टपल के फॉर्म में होगा, ए कॉमा बीटा, ठीक। सॉल्यूशन में आते सीधे सीधे, सॉल्यूशन में आप लिखोगे दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय क्या दे रखा आपको, समुच्चय एस नहीं है इस बार, या एल नहीं है इस बार, या फिर सिंपल एन भी नहीं है इस बार, एन क्रॉस एन है, कार्तीय गुणन के रूप में आपके पास सेट, ठीक है। तो उसके मेंबर किस फॉर्म में होंगे, फिर टपल ए कॉमा बी टाइप में होंगे। जिस टाइप का घर होगा उसी टाइप के तो मेंबर होंगे, है ना। शेर का घर होगा तो उसका जो मेंबर होगा वो भी तो शेर ही होगा, आदमी का घर लोगे तो मेंबर होगा आदमी ही होगा उसमें, ठीक है ना। उसी टाइप से फिर सेट अगर एस ले रहे थे तो उसका मेंबर ए बी सी, स्मॉल ए बी सी टाइप हो रहे थे, ठीक है ना। हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन ये किया था कि जहाँ पावर सेट ले रहे थे, ठीक है ना, जो घर लिया था हमने वो उप समुच्चयों का भी समुच्चय ले लिया था, मीन्स उस घर में अपने आप में समुच्चय रह रहे हैं, ठीक है, इसलिए कैपिटल ए बी सी टाइप के हमने मेंबर लिए थे। अब देखो घर बदल के एन क्रॉस एन हो गया है, ठीक है, तो इसका जो मेंबर निकलेगा वो भी तो एन क्रॉस एन का ही जो मेंबर होता है, एन क्रॉस एन में टपल टाइप के मेंबर होते हैं, ठीक है।
तो उसका जो मेंबर होगा वो कैसा होगा, टपल ए कॉमा बी टाइप होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। दिया गया समुच्चय इक्वल टू एन क्रॉस एन और संबंध आर इज इक्वल टू संबंध आर है ना, ऐसे मत लिखोगे है ना, उस फॉर्म में संबंध आर इक्वल टू इतना कॉमा इतना लिखोगे, फिर वही डबल ब्रैकेट वाली दिक्कत होने वाली है। उससे बढ़िया आप संबंध सीधे कॉमा आर लिखिए या संबंध सच दैट संबंध सीधे सीधे ये लिख लीजिए ए कॉमा बी टपल ए बी रिलेटेड टू टपल सी डी, टपल ए बी रिलेटेड टू टपल सी डी implies that AD A plus D बराबर B plus C, A plus D बराबर B plus C। इसको थोड़ा अध्ययन करो तो देखिए ए बी रिलेटेड टू सी डी तभी होगा कह रहा है जब इस टपल का पहला वाला मेंबर डी क्या है, इस टपल का दूसरा मेंबर, इसका पहला इसका दूसरा उनका सम B प्लस सी, देखिए इसका दूसरा इसका पहला, ठीक है ना, इसका दूसरा इसका पहला, या ऐसा समझ सकते हो कि ये लास्ट वालों का सम ए डी, ये बीच वालों का सम डी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को उल्टा कहूंगा, देखो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट है, उल्टा भी कह सकता हूँ उल्टा भी चल सकता हूँ मैं, ठीक है ना, तभी तो डबल एरो लगता है। फॉरवर्ड भी चल सकते हो, बैकवर्ड भी आ सकते हो। फॉरवर्ड चलोगे तो क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, इसका मीनिंग हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये लास्ट वालों का सम ए प्लस डी, बीच वालों का सम बी प्लस सी इक्वल होंगे। या उल्टा बैकवर्ड चलोगे तो क्या करोगे, अगर कोई दो टपल इस टाइप से हो रहे हैं कि उनका पहला लास्ट का सम बीच वाले एलिमेंट के सम के बराबर हो रहा है, तो वो इस रिलेशन आर में रह जाएगा। ठीक है, तो मेन मकसद हमारा दो ही होता है कि एक सेट समझ जाएं और एक रिलेशन समझ जाएं। आई होप आप समझ चुके हो ये दोनों चीज़ें। ठीक है, अगर इतना समझ चुके तो कोई दिक्कत नहीं, और सीधे सीधे रिलेशन आप दिखाओगे स्वतुल्य संमित और संक्रामक। ठीक है, मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। हम बात करेंगे स्वतुल्य की, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध में एक मेंबर की जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, तो एक मेंबर इस बार ए कोमा बी टाइप का होगा। ठीक है, अब ए बिलोंगिंग टू एस नहीं लोगे, कैसा लोगे, ए कोमा बी, टपल में ए कोमा बी टाइप मेंबर लोगे। जैसा आपको घर मिलेगा उसी टाइप का मेंबर भी सिलेक्ट करना है आपने। माना टपल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। ठीक है, सेट एन क्रॉस एन था, उसका मैंने एक मेंबर उठाया। ठीक है, दो मेंबर तो नहीं समझो ना, किसको, इसका घर का सदस्य की शक्ल ही ऐसी होती है। ठीक है ना, जिसमें दो अननोन होते हैं। ठीक, तो ये एक सिंगल एलिमेंट है, एन क्रॉस एन का एक सिंगल मेंबर है। ठीक हो गया, अगर आप दो समझ रहे हो तो ये आपकी दिक्कत है, इनफैक्ट ये एक ही मेंबर है इसका। माना टपल ए बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन, अब मुझे क्या दिखाना होगा, जैसे वहाँ ए बिलोंगिंग टू आर करता था ना, यहाँ क्या कहना पड़ेगा, ए बी कॉमा ए बी रिलेटेड टू आर, या फिर ब्रैकेट की दिक्कत ना हो इसलिए क्या लिख सकता हूँ, ए बी रिलेटेड टू ए बी, इस टाइप का लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिख ले रहा हूँ तो ये स्वतुल्य होगा, नहीं लिख पा रहा हूँ तो नहीं होगा। ठीक हो गया, तो चेक करते हैं फिर हम, ए बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। ठीक हो गया, अब देखिए ए बी कोमा ए बी ने इस रिलेशन में रहने के लिए ये चीज सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक हो गया, साइड में देखिए ए बी है ना, ए बी अगर रिलेशन आर में रहना चाह रहा है तो क्या होना पड़ेगा, इसका पहला इसका लास्ट, यही तो कहना चाह रहा है ना, ए डी, इसका पहला इसका लास्ट लोगी, इसका पहला इसका लास्ट क्या होगा, ए प्लस बी, ओ सॉरी हाँ ए प्लस बी, फिर बीच वाले ये बी ये सी, उन दोनों का सम, बीच वाला यहाँ कौन है, बी वहाँ ए, बी प्लस। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, हमेशा होता है। ए और बी क्या है, रियल नंबर होंगे कोई, ओ सॉरी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर तो कम्यूटेटिव होता ही है, आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए, 2+3 करो या 3+2, बात एक ही होगी। ठीक है, इक्वल होगा, यानी कि
ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है कि ए बी कॉमा ए बी रिलेशन आर में रहने वाला है। ठीक है, देखो ये तो रफ में आप आइडिया ले लोगे। ठीक है ना, अगर आप रफ में लिखना चाहते हो तो यहाँ बिल्कुल लाइन खींच के लिख भी सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से चोरी करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हमें दिखाना क्या था, ए बी कॉमा ए बी आर में रह रहा है, उसके लिए हमने देखा कि कंडीशन क्या होनी चाहिए ये। ठीक है, हम सीधे सीधे यहाँ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या लिखें। ठीक है, हमने यहाँ से थोड़ी चोरी कर ली, रफ वर्क किया, हमने देखा कि ए बी कॉमा ए बी आर में रहेगा तो ये रिलेशन ये आना चाहिए। मैं वही चीज़ यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी तो बी प्लस ए के इक्वल होता ही है। ठीक हो गया, इम्प्लाइज ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। कह सकता हूँ ना ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। देखिए उल्टा चलो तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी के लिए क्या होना चाहिए, ये पहले लास्ट का सम, बी तो था पहले लास्ट का सम, बीच के सम के बराबर होना चाहिए। पहला लास्ट का सम ए प्लस बी, बीच का सम बी प्लस ए, सेम होगा ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर ही तो होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ फिर, आर स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, मैंने एक सिंगल मेंबर उठाया सेट एन क्रॉस एन का और दिखा दिया कि ए बी कॉमा ए बी जो एलिमेंट था है ना अपने से रिलेट हो रहा है। ए बी जो है कि ए बी से ही रिलेट हो रहा है। देखो ए बी से ही रिलेट हो रहा है, मीन्स अपने साथ रिलेट हो रहा है, मीन्स स्वतुल्य तो हो गया। अब सममित दिखाऊंगा मैं, सममित संबंध। ठीक है, सममित के लिए दो मेंबर चाहिए फिर, है ना, दो मेंबर। जैसे वहां में ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एस कर ले रहा था, अभी तो एन क्रॉस एन है, इसके मेंबर की शक्ल कैसी है, टपल टाइप, टपल ए बी, दूसरा मेंबर मैं ले लूंगा टपल सी डी। ठीक हो गया, यानी कि टपल मैं कह दूंगा माना टपल ए बी कॉमा टपल सी डी। ठीक हो गया, बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। ठीक है, इस बार एन क्रॉस एन के मैंने दो मेंबर ले लिए। ठीक हो गया, अगर किसी को चार लगेंगे तो वो तो सरासर गलत होगा, क्योंकि एक टपल है एन क्रॉस एन का, दूसरा टपल है एन क्रॉस एन का। ठीक हो गया, ये कुल मिला के दो मेंबर, एक मेंबर ये है एक मेंबर ये। ठीक हो गया, एक जोड़ी उठाता था ना रिलेशन आर से, वही कह देता हूँ फिर, तथा जैसे मैं ए बी बिलोंगिंग टू आर कहता था ना, यहाँ पर ए बी कॉमा सी डी बिलोंगिंग टू आर को ही दूसरे फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं मैं, क्या, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। कभी टपल आ रहा है ना, इस फॉर्मेट में लिखो, सही रहेगा नोटेशन में। ठीक है ना, नहीं तो डबल ब्रैकेट की दिक्कत आ रही है। ठीक, तो ए बी टपल ए बी रिलेटेड टू टपल सी डी इंप्लाइज, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि ए बी और सी डी आर से रिलेटेड हैं तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे, फिर पहले लास्ट का सम बीच वालों के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया, पहले और लास्ट ए, यहाँ डी, ए प्लस डी, बीच वालों का सम बी प्लस सी, इनके बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया, अब देखिए फिर, है ना, अब मुझे इससे आगे आइडिया नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे तो दिखाना क्या है, सी डी रिलेटेड टू ए बी, यानी सी डी को इधर ए बी को इधर ले जाना होगा, तभी तो सम्मित होगा ना। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ क्या लिखूँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं जस्ट कोने में जाऊँगा, चोरी करूँगा। ठीक है, क्या चोरी करूँगा, मुझे ये दिखाना था, मैं उल्टा प्रोसेस चलूँगा ना, सी डी रिलेटेड टू ए बी, ये दिखाना है, सी डी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है ना, तभी तो सम्मित होगा। मैंने कहा अगर ऐसा दिखाना है तो क्या कंडीशन आनी चाहिए थी फिर, पहला लास्ट, पहला कौन सी, लास्ट कौन बी, उन दोनों का सम सी प्लस बी इक्वल टू बीच वालों का सम डी प्लस ए, डी प्लस ए। ठीक है, ये मैंने कोने में रफ वर्क किया। ठीक है, यहाँ से चोरी किया मैंने, अच्छा ये दिखाना था तो ये आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ तक पहुंचे थे, क्या इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, इस रूप में लिखना है, उसको लेफ्ट में क्या चाहिए, सी प्लस बी चाहिए ना,
ये है सी, ये है बी, यानी कि बी प्लस सी को लेफ्ट में ले आओ, ए प्लस डी को राइट में लिख सकता हूँ ना। इसको इधर तो लिख ही सकता हूँ। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है तो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस भी तो लिख ही सकते हो। यानी आर एच एस वाले को एल एच एस में और एल एच एल वाले को आर एच एस में आपने ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। 5 इक्वल टू 5 कहो या फिर उलट दो, 5 इक्वल टू 5 ही रहेगा। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ। अब देखिए बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी है, मुझे चाहिए क्या था, सी प्लस बी, फिर उलट दिया मैंने। ठीक है ना, बी प्लस सी को मैं सी प्लस बी तो कह ही सकता हूँ, वही 5 धन 2 कहो या 2 धन 5 कहो, एक ही बात है, साथ ही आएगा। इक्वल टू डी प्लस ए चाहिए, ए प्लस डी था, डी प्लस ए लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा देखो फिर ये सेम कंडीशन आ गई ना, सेम कंडीशन आ गया, मीन ऊपर वाले स्टेप में जा सकते हो, फिर ये आ गया तो सी डी रिलेटेड टू ए बी कह सकते हो, implies CD related to E। ठीक है, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था ना इसके बाद में क्या कैसे सॉल्व करूँ, तो मैंने रफ में जाके किया कि अच्छा CD रिलेटेड टू ए बी मुझे फाइनल आंसर लाना था, उसके लिए ये कंपोजिशन बैठाना होगा। ठीक है, वही क्या, फिर यहाँ उस कंपोजिशन सही सॉल्व करके ये कंपोजिशन लाया, जैसे ये आ गया तो मैंने कह दिया कि CD रिलेटेड टू ए बी हो गया। ठीक हो गया। देखिए ए बी रिलेटेड टू सी डी था, हमने दिखा क्या दिया, सी डी रिलेटेड टू ए बी हो गया, मीन्स रोल चेंज कर दिया ना, उलट दिया दोनों को, फिर भी आर में रह रहा है, इसका मीनिंग सम्मित हो गया। फिर आर इंप्लाइज आर सम्मित संबंध है, आर क्या हो गया, सम्मित हो गया। ठीक, अब संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक संबंध है ना, संक्रामक। इसके लिए कितने मेंबर चाहिए, 3 मेंबर। सेट कौन है, n क्रॉस n, तो टपल टाइप में होगा, तो 3 मेंबर मैं ले लेता हूँ। माना ए बी सी डी ई रिलेटेड टू n क्रॉस n। ठीक हो गया। ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ रिलेटेड टू n क्रॉस n, ये एक मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, ये तीसरा मेंबर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा 2 जोड़ी आर से लेनी पड़ती थी ना संक्रामक में, तो 2 जोड़ी आर से फिर से ले लेता हूँ, तथा एक जोड़ी क्या ले लूँगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेट है सी डी से, कॉमा दूसरे वाले को कॉमन रखना पड़ता था ना, तो सी डी तो कॉमन रहेंगे, सी डी रिलेटेड टू ई एफ। को रिलेट कर पा रहे हो ना पिछले वाले से, जो सिंगल सेट लिया था हमने, को रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन ए बी इसकी जगह आता था बी सी, इस टाइप से आता था, वही तो है ना, ये और ये कॉमन होते थे। ठीक हो गई। हमें दिखाना क्या होता था, पहला और लास्ट, यानी कि ए बी और ई एफ रिलेट है दिखाना होगा हमें, तब जाके संक्रामक होगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँ फिर, देखो ए बी रिलेट टू सी डी रिलेट टू ई एफ है, यहाँ से 2 कंडीशन ले लूँगा मैं। इम्प्लाइज अगर ए बी सी डी से रिलेट है तो क्या होना चाहिए, इसका पहला और इसका लास्ट, क्वेश्चन में दिया अपने मन से नहीं लिखा, पहला और लास्ट का सम ए प्लस डी, बीच वालों का सम बी प्लस, ये होना चाहिए। एंड पहला लास्ट कौन होगा, सी प्लस एफ, बीच वालों का सम ये डी और डी प्लस ई कर दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मेरा एक ही मकसद है कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ दिखाना, तभी तो संक्रामक हो पाएगा, है ना। तो आप चुपके से कॉर्नर पे जाएंगे, रफ वर्क करेंगे, आप कहेंगे कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ दिखाना है, तो कंडीशन क्या लानी पड़ेगी। कंडीशन क्या दी थी क्वेश्चन में, रिलेट कब होगा, जब पहला और लास्ट का सम, यानी कि ए प्लस एफ, बीच वालों का सब सम क्या होगा, बी प्लस ई।
ठीक है, यानी कि ए प्लस एफ बी प्लस ई के बराबर आए तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ उसमें रिलेट है। मैंने देखो ये एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, इसको ऑब्जर्व किया, मुझे लाना है ए प्लस एफ। देखो ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, ठीक है, ए प्लस एफ, यहाँ ए है यहाँ एफ है, है? मुझे हल्का इससे ये आइडिया लगा, अच्छा ए यहाँ पर है एफ यहाँ पर है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, ये कहाँ से आइडिया आया, ए प्लस एफ से। ए इसके पास था, एफ इसके पास था, मैंने कहा ये भी एलएचएस में, ये भी एलएचएस में, तो जब ऐड करते हो इक्वेशन को तो क्या होता है, एलएचएस वाला पार्ट एलएचएस से ऐड होता है, आरएचएस वाला पार्ट आरएचएस से ऐड होता है। ये तो मालूम ही होगा, इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी 10th में, ठीक। ए प्लस एफ लाना था, इससे मुझे हिंट मिला कि इसका एलएचएस इसके एलएचएस से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। राइट में क्या लाना था, बी प्लस ई, बी यहाँ था ई, देखो राइट भी ऐड करना था एक तरीके से, ठीक है ना, यानी इससे हमारा हिंट 100% वैलिड हो गया। हाँ राइट में भी मुझे बी प्लस ई टाइप का लेना था मैं, ठीक है। अदर मेंबर्स का क्या होगा मैं नहीं पता, वो तो सॉल्व करके देख लेंगे फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ कट रहा होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, फिर दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ये तो आप कॉर्नर पे करोगे, ये रफ वर्क होगा एक तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमें आइडिया मिला कि हमें करना क्या है प्रोसेस, ठीक है ना। एकदम समझ में नहीं आ रहा था ना मुझे क्या करना है इन दोनों इक्वेशन का, तो मैंने कहा कि ए बी रिलेटेड टू ए एफ दिखाना है तो ये कंडीशन लानी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ से इंट मिला के अच्छा वो कंडीशन इस रूप में आएगी, ठीक है। मैं कर दूंगा समीकरण 1 धन समीकरण 2, समीकरण 1 धन समीकरण 2। अगर मैं 1 धन 2 कर दूंगा, देखो ए डी सी एफ ऐड हो जाएंगे ना, ए प्लस डी प्लस क्या हो जाएगा सी प्लस एफ ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू राइट वाले भी ऐड हो जाएंगे, यहाँ का राइट है डी प्लस सी प्लस वहाँ का राइट है डी प्लस ई, ठीक हो गया। देखिए ये डी है, ये डी है, इस तरफ लाओगे तो माइनस डी होगा ना, डी माइनस डी कैंसिल आउट, डी से डी कट जाएगा ना, डी माइनस डी 0 हो जाएगा, ये सी है ये भी सी है, ये इस तरफ प्लस में है ना, प्लस सी है, इधर आएगा तो माइनस सी माइनस सी क्या हो जाएगा 0, हम जो कट गए, ठीक हो गया, भर गए। इंप्लाइज ए प्लस क्या बच गया एफ इज इक्वल टू राइट में क्या बच गया बी प्लस ई, ठीक हो गया। ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, देखो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, यही तो कंडीशन लानी थी, है ना। अगर ए बी रिलेट है ई एफ में तो ये कंडीशन आ गई, उल्टा बोलो तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ गया तो ये रिलेट हो गई, ठीक है ना। यानी कि हम इस कंडीशन को ला चुके हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, ए बी रिलेटेड टू ई एफ कह सकता हूँ ना, इम्प्लाइज ए बी रिलेट हो गया किससे, ई एफ से, यही तो हमें लाना था, ये तो संक्रामक हो गया, ठीक है। क्या लिखोगे फिर, अतः आर संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है, ठीक। इंप्लाइज नीचे से क्या लिखोगे, अतः आर तुल्यता संबंध है, अतः आर तुल्यता संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक 3 हो गया तो तुल्यता, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि R n क्रॉस n पर कोई संबंध है, ठीक है ना, R जो कि n क्रॉस n, इस बार भी जो समुच्चय है वो कौन है, n क्रॉस है, यानी इस बार भी जो एलिमेंट लोगे क्या होगा, कुछ कॉमा कुछ टाइप का, यानी कि टपल a कॉमा बी टाइप, जहाँ a और b क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगी, ठीक हो गया। और कोई संबंध है, दिखाइए जो पहला एलिमेंट है ए बी, दूसरा एलिमेंट सी डी से रिलेट होगा यदि और केवल यदि, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। इस बार अपने शब्दों में कहूँ तो ए डी इक्वल टू बी सी, ए कौन है पहला, डी लास्ट, बी सी बीच वाले, यानी पहले लास्ट का प्रोडक्ट इस बार, है ना।
पिछली बार सम दिया था, इस बार क्या दे दिया उसने, प्रोडक्ट। पहले और लास्ट का प्रोडक्ट बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि कोई भी दो टपल लोगे ना, कोई भी दो टपल लोगे, पहले लास्ट का प्रोडक्ट बीच वालों के प्रोडक्ट के इक्वल दिखा देते हो, तो इसका मीनिंग वो जोड़ी रिलेशन आर में रहने लगेगी। ठीक हो गया। और दूसरा तरीका क्या होगा कहने का इसी रिलेशन को, कि कोई भी दो जोड़ी अगर रिलेशन में हैं तो उसका पहला लास्ट का एलिमेंट का प्रोडक्ट बीच वालों के एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, उल्टा सुल्टा, तभी तो डबल साइडेड एरो लगाया ना, इधर भी चल सकते हो इधर भी चल सकते हो। ठीक है ना, इस एरो को यदि और केवल यदि कहते हैं, बार बार मैं इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ पे। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, आपने ये दिखाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने दो ही चीज़ें तो करनी होती है कि सेट क्या है, एन क्रॉस एन। संबंध किस प्रकार से डिफाइंड है वो भी हमने देख लिया। अब सीधे सीधे इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन में आप कहोगे क्या, दिया गया समुच्चय इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। ठीक हो गया। संबंध ए बी रिलेटेड टू सी डी implies and implies that पहले लास्ट का प्रोडक्ट ए डी बीच वालों का प्रोडक्ट यानी कि डी सी के बराबर। ठीक, अब सीधे सीधे आप आओगे स्वतुल्य संबंध पे। सीधे सीधे आप आइए स्वतुल्य पे। स्वतुल्य के लिए दो मेंबर चाहिए, सिंगल मेंबर चाहिए। अब इसका सिंगल मेंबर किस सेट है आपके पास एन क्रॉस एन, तो मेंबर कैसा होगा, ए कॉमा बी टाइप। तो मैंने कहा माना ए कॉमा बी रिलेटेड टू एन क्रॉस। ठीक है, मुझे दिखाना क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू ए बी दिखाना होगा। ठीक है, फिर से मैं कॉर्नर पे गया, है ना, मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया ना मुझे क्या दिखाना है करके। ठीक हो गया, तो मैं कॉर्नर पे गया, मुझे अपने दिमाग में मैंने ये रखा कि मुझे दिखाना क्या है, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है। कंडीशन के हिसाब से ए बी रिलेटेड टू ए बी कब होगा, जब इसका पहला इसका लास्ट, इसका पहला ए इसका लास्ट कौन है, बी, ए बी इज इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट ये है और ये है। ठीक है, बी ए। क्या ऐसा पॉसिबल है, ए बी बराबर बी ए होता है, 2 इंटू 3 करोगे 6 होगा, 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 होगा। यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ये प्रोडक्ट में भी कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव मीन्स आगे पीछे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, बात तो एक ही आएगा, आंसर तो सेम आएगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक हो गया, यानी कि इसमें रहने के लिए ये कंडीशन आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही कंडीशन है फिर। ठीक हो गया, तो मैं कह दूंगा क्योंकि, सीधे सीधे वहाँ से चोरी कर दूंगा, क्या कहूँगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तो होता ही है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी रिलेटेड टू ए बी से रिलेट हो गया। अगर एलिमेंट ए बी खुद एलिमेंट ए बी से रिलेट हो रहा मीन्स स्वतुल्य हो गया, फिर आर स्वतुल्य, आर स्वतुल्य। ऐसे क्या चेक करोगे आप, सममित, ऐसे आप चेक करेंगे सममित। सममित के लिए कितने मेंबर चाहिए, 2 मेंबर। मान लूंगा ए बी कॉमा सी डी, इसी टाइप के तो होंगे ना, ए बी कॉमा सी डी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। ठीक हो गया, एक जोड़ी रिलेशन से लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा तथा ए बी रिलेटेड टू सी डी। अगर ए बी सी डी से रिलेट है तो कंडीशन क्या होगी, पहला लास्ट का प्रोडक्ट ए इंटू डी, बीच वालों का प्रोडक्ट डी इंटू सी। ये कहाँ से लिया, क्वेश्चन में दिया था ऐसा करना है। ठीक है ना, ए बी सी डी से रिलेट है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन है तो आर में रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, ये अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ बल्कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी होगा फिर। ठीक है, अब आप कॉर्नर पे गए और आपने चाहा कि मुझे करना क्या इस इक्वेशन का,
ठीक है। तो आपने ये सोचा कि मुझे फाइनल आंसर क्या दिखाना है, सी डी इस तरफ, ए बी उस तरफ, तब जाके भी आर में रहना चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि आपने कहा सी डी को पहले रखना है और ए बी को बाद में रखना है। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए कंडीशन इसका पहला इसका लास्ट सी उसका लास्ट बी, यानी कि सी इंटू बी इज इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट, ये डी ये ए, कितना होगा डी ए। यानी कि सी डी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है तो आपको सी बी इक्वल टू डी ए लाना होगा, सी बी इक्वल टू डी ए। ठीक है, देखो सी बी ये है, डी ए, यानी कि उलट दो भी, आर एच एस को एल एच एस, एल एच एस को आर एच एस बना दो, यानी कि बी इंटू सी बराबर ए इंटू डी लिख दिया, इम्प्लाई बी इंटू सी नहीं, उसको क्या चाहिए सी इंटू बी। ठीक है, फिर उलट दिया क्योंकि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता ही है नेचुरल नंबर का। ठीक है ना, बी इंटू सी था तो सी इंटू बी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या चाहिए था डी ए, ए डी था, मैंने इसको फिर उलट दिया। ठीक है, डी इंटू ए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया सी इंटू बी डी इंटू ए, सी इंटू बी डी इंटू ए, ऐसा आ गया तो मीन्स ये रिलेट हो गई फिर आपस में। ठीक है ना, मीनिंग क्या हो गया फिर सी कॉमा डी रिलेट टू ए कॉमा बी, रिलेट हो गया ना। देखिए ए बी रिलेट था सी डी से, मैंने दिखा दिया सी डी रिलेट हो गया ए बी से, इम्प्लाइज आर क्या हो गया सममित, इसलिए आप लिख दोगे आर सममित है। ठीक, आर सममित है। अब आपको क्या दिखाना है संक्रामक, अब आपको दिखाना होगा संक्रामक। संक्रामक के लिए कितने मेंबर चाहिए, 3 मेंबर। किस फॉर्म में, टपल फॉर्म में, ए बी टाइप में, तो 3 मेंबर आप मान लीजिए, माना ए बी सी डी ई एफ बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। सेट के मैंने 3 मेंबर ले लिए, 2 जोड़ियां उठाऊंगा मैं रिलेशन आर से। ठीक है, होगा तथा ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। मुझे दिखाना क्या होगा, ए बी रिलेट है ई एफ से, यही तो था ना, इसका पहला इसका लास्ट लेते थे ना एलिमेंट, तो इसका पहला मेंबर है ए बी, लास्ट मेंबर है ई एफ। मुझे दिखाना होगा ए बी रिलेट है ई एफ से। ठीक हो गया। पहले यहाँ से क्या कंडीशन मुझे मिलेगी, देखो ए बी सी डी से रिलेट है मीन्स पहला लास्ट का प्रोडक्ट ए डी, बीच वालों का प्रोडक्ट डी इंटू सी के बराबर, एंड पहला लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि सी इंटू एफ, बीच वालों का प्रोडक्ट यानी कि डी इंटू ई के बराबर आएगा। ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। अब देखिए जस्ट आप कॉर्नर पे जाएंगे, ठीक है, वहां चेक करेंगे आपको दिखाना क्या है, ए बी रिलेट है ई एफ से, ऐसा दिखाना होगा ना, ए बी रिलेट है ई एफ से। ए बी ई एफ से कब रिलेट होने के लिए आपने क्या दिखाना है, पहले लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि ए एफ है ना, इज इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये बी है ये ई है, कितना आएगा बी इंटू ई, यानी कि आपको ये दिखाना है फिर ए एफ इक्वल टू बी। ठीक है, ए एफ इक्वल टू बी, देखो ए यहाँ पर है एफ यहाँ पर है कि नहीं, ए यहाँ पर है एफ यहाँ पर है, और आपको लाना क्या है ए इंटू एफ। हिंट मिल गया ना कि इसका इंटू अगर इससे होता तो ए इंटू एफ मुझे मिल जाता। ठीक है, हालांकि डी यहाँ पर है, सी डी इंटू सी भी मिलेगा, मुझे उससे कुछ नहीं करना है, शायद वो कट जाएगा, मुझे दिमाग में ये रखना चाहिए। ठीक है, तो ए एफ इक्वल टू बी लाना था, तो ए यहाँ था एफ यहाँ था, मैंने कहा ठीक है ये इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने हल्की नज़र आर एच एस पे डाली, वहाँ क्या लाना था बी इंटू ई, बी यहाँ से था ई इंटू, यानी इस स्टेटमेंट को हमें और बल मिल गया कि हाँ भाई प्रोडक्ट तो करना ही करना है, दोनों का प्रोडक्ट तो करना ही करना है अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है,
ठीक है। ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई रटना नहीं है, ठीक है ना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, हमें आंसर चाहिए था ए एफ इक्वल टू बी चाहिए था, वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा ए इसका मेंबर था, एफ यहाँ का मेंबर था। ए और इंटू एफ तभी हो सकते थे जब मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आइडिया है कि मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करूँ, ठीक है। तो मैंने कहा समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दोनों का कितना आ जाएगा, फिर देखो मल्टीप्लाई, जैसे ऐड करने में क्या था, एलएचएस से एलएचएस ऐड हो रहा था, प्रोडक्ट में भी वही होगा, एलएचएस से एलएचएससी प्रोडक्ट होगा, आरएचएस से आरएचएससी प्रोडक्ट होगा, ठीक। यानी कि देखिए फिर इसका एलएचएस था एडी, उसका एलएचएस है सीएफ, मल्टीप्लाई होंगे ना, इक्वल टू इसका आरएचएस है बीसी और उसका आरएचएस है डी, ठीक हो गया। देखिए यहाँ प्रोडक्ट ये डी है, ये भी डी है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आएगा तो डिवीजन हो जाएगा ना, डी बट्टे डी कितना आ जाएगा, एक, डी से डी कट गया। उसी प्रकार से ये सी इसके अपन में आएगा, सी बट्टा सी कितना आ जाएगा, एक, है ना। यहाँ कितना बचा फिर, ए इंटू एफ इज इक्वल टू, वहाँ कितना बच गया, बी इंटू ई। देखो जो लाना था आ गया, ए इंटू एफ बी, बी इंटू ई, ए इंटू एफ इक्वल टू बी इंटू ई, सेम सेम ला गया ना कंडीशन। अगर ये आ गया तो इक्वल टू ये कह सकता हूँ, ठीक। इम्प्लाइज में क्या कह सकता हूँ फिर, ए एफ इक्वल टू बी आ गया, मीन्स ए बी, है ना, रिलेट हो गया किससे, ई एफ से, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। अगर ए बी ई एफ से रिलेट हो गया तो इम्प्लाइज आर क्या हो गया, संक्रामक, आर संक्रामक है, तो सतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो गया। तो अतः क्या लिखोगे, आर तुल्यता संबंध है, यही दिखाना भी था, ठीक है। अतः आर तुल्यता संबंध, ठीक हो गया ना। तो इस प्रकार से मैंने तुल्यता संबंध से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जो ये एक क्रॉस एन टाइप था, कार्तीय गुणन, एक आध क्वेश्चन और कराना ये रह गए हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फलन आएगा, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो दो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं ये भी कर लेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन के बच चुके हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन चुका है, मुझे लग रहा था इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दो क्वेश्चन इसके रह गए हैं, वो शुरुआत में करके ही फिर फलन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक चीज़ और बताई थी ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एक तो सिमेट्रिक था सम्मित संबंध, एक होता था असम्मित या प्रतिसम्मित संबंध था, उसके बारे में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, कहा था वो अगली वीडियो में ही हल्का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है ना। वैसे आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, आरटी शर्मा में दे रखा है, क्वेश्चन उससे रिलेट एक कर लेंगे हम, एक आध क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हम फलन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसी का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। पढ़ाई करते रहें।